आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशंस को समझने के बाद हम जो फैक्टर्स हैं उनको समझते हैं कि हमें जो वेव नंबर की वैल्यू है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और किस प्रकार से वह बदलती है अणु की संरचना बदलने के साथ साथ। यह जो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू बार के लिए या वेव नंबर के लिए, उसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो हमने देखा कि रिड्यूस्ड मास जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी जो बंध है उसके दोनों ओर कौन कौन से परमाणु उस बंध पर लगे हुए हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, m1 और m2, यह अति महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा फैक्टर एफ जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह एक फोर्स कांस्टेंट है, यानी बल नियतांक। बल नियतांक का अर्थ है कि वह दोनों परमाणु आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं वह बंध का फोर्स कितना है, कितना फोर्सफुली वो आपस में बॉन्डेड हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम अलग अलग प्रकार के अणु के अंदर उसको माइन्यूटली देखें तो जो बंध हैं वह बंध सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है। परमाणु के बदलने के साथ भी वेव नंबर बदलता है और बंधों की संख्या बदलने के साथ भी वेव नंबर बदलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी बॉन्ड सी, यानी कार्बन का परमाणु अगर दूसरे कार्बन के परमाणु से एक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसका फोर्स कांस्टेंट अलग होगा और उसके लिए वेव नंबर का मान लगभग 1200 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका अर्थ है कि वह अधिक बॉन्ड फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो उसका बल नियतांक अधिक है, यानी कंपन के लिए उसमें हमें अधिक बल की आवश्यकता रहेगी और वह वेव नंबर बढ़ जाता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, अधिक आवृत्ति की आवश्यकता है, तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा और वेव नंबर का मान बढ़ जाएगा। तो यह 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें प्राप्त होता है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी अगर फोर्स और भी बढ़ जाए, बल नियतांक का मान और भी बढ़ जाए, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए जो यह मान है यह 2200 सेंटीमीटर इनवर्स तक पहुंच जाता है। तो इंटेंसिटी और पोजीशन ऑफ द पीक इन द स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा वह डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट पर और m1 और m2 यानी परमाणु के एटॉमिक मासेस पर। वह दोनों परमाणु कौन हैं और उनके अन्य उदाहरण में सी सिंगल बॉन्ड O और सी डबल बॉन्ड O हम सीधे सीधे समझ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड से जो बल नियतांक है उसका मान कम आएगा, अगर बॉन्ड की संख्या बढ़ गई, डबल बॉन्ड हो गया तो मान बढ़ जाएगा, जो कि हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें वेव नंबर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सी बॉन्ड O के लिए 1300 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें यह प्राप्त होता है और सी डबल बॉन्ड O के लिए 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें यह प्राप्त होता है। तो यह तो दो फैक्टर्स जो हुक्स लॉ से हमें सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, जो वेव नंबर को प्रभावित करते हैं और वेव नंबर के बदलने के लिए स्पेक्ट्रा में उस अणु की संरचना के अनुसार अपनी पीक और पोजीशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी प्रकार से हम अणुओं की संरचना में बंधों और परमाणुओं के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो हम पाते हैं कि कई प्रकार की संरचनाएं वहाँ पर किसी अणु में उपस्थित हो सकती हैं। जैसे सी बॉन्ड सी हो सकता है, सी सिंगल बॉन्ड O, सी सिंगल बॉन्ड N, यानी हेट्रो एटम के साथ भी कार्बन जो है वह अपना बॉन्ड बनाता है। तो यह कार्बनिक अणुओं में यह संरचनाएं पाई जाती हैं। सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड O हो सकता है, सी डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड O हो सकता है। इसी प्रकार से इनके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये हमको देखना है सी ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड N, और इन सभी के लिए वेव नंबर के जो मान हैं वह अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। कई अन्य फैक्टर्स भी हैं जो वेव नंबर को प्रभावित करते हैं, जैसे बॉन्ड की एनर्जी अगर अलग है, बंध की ऊर्जा कितनी है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल में इंटरनल या इंट्रा अगर प्रेजेंट है तो उससे भी यह
कंपन जो है वो प्रभावित होती है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल की कंपन प्रभावित होते ही वेव नंबर भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जो कारक हैं वेव नंबर को बदलने के, वह भी हमको समझ में आने चाहिए। हम स्पेक्ट्रा का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो हमारा रिकॉर्डर है IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो IR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम यहाँ पर सोर्स जो भी है रेडिएशंस का वो लेते हैं, सैंपल को हम रखते हैं। सैंपल हमारा सॉलिड हो सकता है या हमारा वो लिक्विड हो सकता है, किसी सॉल्वेंट के अंदर हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद हम रिकॉर्डर में हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और उस स्पेक्ट्रा में हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर, इसमें हमें पीक्स प्राप्त होती हैं, और यह पीक्स का हम एनालिसिस करते हैं वेव नंबर को रीड करके। और वेव नंबर हमें सारणी के रूप में सभी पुस्तकों में भी उपलब्ध है, लिटरेचर में भी उपलब्ध है, जिसका अध्ययन अगर हम उदाहरणों के साथ करेंगे तो हम सभी उदाहरणों का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हम कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है, यानी स्पेक्ट्रा के अंदर हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें 600 से 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स तक के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। और यह एब्जॉर्प्शन बैंड्स में जो 4000 से लेके 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स की पोजीशन में जितने भी आते हैं, वह हमें क्रियात्मक समूह के बारे में सूचना देते हैं। क्रियात्मक समूह यानी कीटो हुआ, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, एसाइल ग्रुप्स या अल्कोहल्स, एमीन्स, जितने भी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह हमने आज तक अध्ययन किया है, जिन्हें हम प्रयोग द्वारा लैब में निकालते हैं, अलग अलग प्रयोगों द्वारा उसको एल्डिहाइड के लिए ज्ञात करते हैं या कीटोन के लिए, उन्हीं के लिए हमारे पास पीक्स आती हैं। और हम बिना लैब में जाए हुए केवल स्पेक्ट्रा के माध्यम से भी हम उस क्रियात्मक समूह के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण विधि है किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए। 1400 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में हमें बहुत ज़्यादा पीक्स मिलती हैं, क्योंकि यह पीक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के CH बॉन्डिंग के कारण होती हैं। यानी जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्मिनल और बीच में भी मिथाइलिन ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, तो CH 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 CH2 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 लॉन्ग चेन्स और अलग अलग प्रकार के CH बॉन्डिंग होती है। उनकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों ही अलग अलग होती हैं, और इसलिए हमें बहुत सारी पीक्स मिलती हैं इस रीजन में। और इस रीजन को 1400 से 600 सेंटीमीटर इन्वर्स वाले रीजन को हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में जो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं वो हम देख सकते हैं कि उसकी संरचना अगर हम लिखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं जो वहाँ पर वो हमें जिन पर फोकस करना है, और उनके वेव नंबर्स को हमको याद रखना है, और उनको समझते हुए कि क्या फ़र्क है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, संरचना में कौन से एंगल पर, कौन से बॉन्ड पर वो अलग है, वह वहाँ पर हमको फोकस करके उसको समझना है। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें CH बॉन्ड है। अल्कोहल अगर है तो अल्कोहल में C बॉन्ड O, यह एक अलग मोइटी है जो अन्य मॉलिक्यूल्स से उसको अलग करती है। C बॉन्ड O स्ट्रेचिंग, इसकी जो भी वैल्यू है, यह वैल्यू आती है 1260 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स में। यानी अगर कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल है तो उसमें C बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग पीक अवश्य रूप से उपस्थित होगी। तो हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ उसमें अगर इस रीजन में कोई भी पीक हमें दिख रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें C बॉन्ड O संरचना उपस्थित है। इसी प्रकार से O बॉन्ड H, अगर अल्कोहल है तो ऑक्सीजन दूसरी ओर H से बंधा हुआ है, वो H क्योंकि टर्मिनल है, अल्कोहल में जो OH है वो टर्मिनल है, तो वो H स्ट्रेच भी हो सकता है, बेंड भी हो सकता है।
तो हमें इसकी 2 प्रकार की पीक्स मिलेंगी, स्ट्रेचिंग पीक भी मिलेगी, बेंडिंग पीक भी मिलेगी। तो जो OH की स्ट्रेचिंग पीक है बहुत इम्पॉर्टेंट पीक है और ये इसको अलग करती है अन्य सभी अणुओं से। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3650 से लेकर 3584 सेंटीमीटर इनवर्स, 3650 से लेकर 3584 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो पीक है ये OH स्ट्रेचिंग की पीक है। OH बेंडिंग की जो पीक है यह भी वहाँ पर उपस्थित होगी, जो 1420 से लेकर 1330 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगी। यदि अल्कोहल नहीं है और उसका कोई आइसोमर ईथर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ईथर और अल्कोहल में हम सीधा अंतर कर पाते हैं स्पेक्ट्रा के अनुसार। कैसे होगा वह C बॉन्ड O जो है वो O दूसरी तरफ H की जगह C से जुड़ा होगा। जब हम ईथर की संरचना बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि बॉन्डिंग फ़र्क हो जाती है और C बॉन्ड O बॉन्ड H यह तो अल्कोहल के लिए रहता है, लेकिन ईथर के लिए हो जाता है C बॉन्ड O बॉन्ड C। तो ऑक्सीजन जब दूसरी तरफ भी कार्बन से जुड़ा होता है तो यह एनर्जी जो है वह बदल जाती है। वेव नंबर जो है वो 1150 से लेकर 1080 के बीच में ईथर अपनी पीक देता है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है वेव नंबर की जो वैल्यू है वह बदल जाती है, क्योंकि बंध के दोनों तरफ परमाणु बदल जाते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी बदल जाता है, यानी कंपन जो है उसमें लगने वाली ऊर्जा का मान बदल जाता है। इसी प्रकार एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, इन सभी के अंदर C डबल बॉन्ड O जो है यह कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एसिड में भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है, कीटोन में भी प्रेजेंट है और एसिड के सभी डेरिवेटिव्स एस्टर, एसाइल हैलाइड और एमाइड्स। तो यानी 6 प्रकार के क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह में पाया जाने वाला कार्बोनिल समूह कॉमन है और सभी में उपस्थित है। लेकिन क्योंकि यह कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग अणुओं में अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू प्रत्येक क्रियात्मक समूह के बदलने के साथ ही बदल जाती है। इसे हम उदाहरण से देख सकते हैं। एस्टर्स के लिए जो इसकी वैल्यू है वो 1750 के आसपास आती है। एसाइल एसिड हैलाइड्स के अंदर यह 1815 के आसपास आती है। एमाइड्स में यह 1694 के आसपास आती है। तो ये कार्बोनिल समूह समान होने के बाद भी क्योंकि इसके पास में जो उपस्थित परमाणु है वह अलग है, इसलिए सभी में अपना अलग अलग वैल्यू देती है। तो इस प्रकार से हम अन्य उदाहरण करेंगे और हम समझेंगे कि IR स्पेक्ट्रा एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, एक आइसोमर और उसके दूसरे आइसोमर का पृथक पृथक किस प्रकार प्राप्त होता है। आशा है आपको यहाँ तक का जब हम दोबारा से एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेव नंबर किस किन कारणों पर डिपेंड करता है और किस प्रकार स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और इस स्पेक्ट्रा की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह अणुओं की संरचना को ज्ञात करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।